शेयर बाजारों को पीछे छोड़ता हुआ सोना अपनी चमक लगातार बिखेर रहा है। इस वक्त अगर आप एमसीएक्स पर जून का फ्यूचर्स प्राइस देखेंगे तो 1 लाख के बेहद करीब है। स्पॉट प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सोना जो है वो 24 कैरेट का 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। 22 कैरेट भी आपको 90,000 के आसपास का मिल रहा है। लेकिन क्या ये सोने की चमक आगे भी जारी रहेगी? इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास गोल्ड है, आपने पहले से खरीद रखे हैं और अच्छा खासा रिटर्न आपने बना लिया है, तो क्या आपको बिकवाली करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए? नए लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेन मिस हो गई, क्या उन्हें इस ट्रेन में अब चढ़ना चाहिए? क्या उन्हें गोल्ड खरीदना चाहिए? ये सारी चीजें समझनी जरूरी हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है। और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ हैं किशोर नारने, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी हैं और डायरेक्टर हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आज आपने समय निकाला। पहली चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये 1 लाख रुपए का सोना, क्या आपने ये लेवल सोचे थे? ये प्रेडिक्ट किया था क्या आपने? बिल्कुल सोचे थे। बट सी हम काफी टाइम पहले आई थिंक 2400-2500 डॉलर के आसपास जो गोल्ड चल रहा था, तो हम लोग ने 3200 डॉलर के आसपास का गोल्ड का टारगेट देके चल रहे थे। उसके बाद जब ये टारगेट अभी रिसेंटली आया था, कि मैं भी 10 दिन भी शायद हुआ है, उसके बाद टारगेट्स को जनरली अपवर्ड रिवाइज करते हैं। हमने आई थिंक 3740 का नेक्स्ट टारगेट लेके चल रहे थे। एंड देन जब भी आप ऐसा टारगेट देते हैं कि गोल्ड में जब 10-15% का आप टारगेट देते हैं, कि आप जनरली 6 महीने से 8 महीना 10 महीना या साल भर के लिए देते हैं, बिकॉज जनरली गोल्ड का मूवमेंट होता है 25 से 30% साल भर का। एंड बट वो आपको 10 दिन में ही आ जाता है। देन द क्वेश्चन अगेन कम्स कि भाई अभी क्या करना चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट है। जब भी आपका रफ्तार जो है, आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो लोग इसमें फंस जाते हैं, उनके लिए भी बहुत तकलीफ की काम है। और दूसरा है कि नया पैसा जो इनको इन्वेस्ट करना है, जिनको मिस्ड आउट फीलिंग आता है कि वो जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए काफी कॉल स्ट्रेस मोमेंट है। बट मेरे हिसाब से जो नया पैसा आज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके से डालना चाहता है, उनको थोड़ा कॉशन रख लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड आगे नहीं बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा यहाँ से भी। बट उसके साथ साथ जो आपको वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा, उसको आप समझ के, वो समझदारी से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा किशोर जी, इस बार मामला थोड़ा अलग रहा। अगर आप देखें तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब बाजार गिरते हैं तो सोना तेजी से भागता है, सोने में लोग निवेश करते हैं क्योंकि सेफर हेवन वो देखते हैं उसको और वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये है कि मार्केट की रिकवरी भी हुई है पिछले 7-8 दिनों के अंदर, उसके बावजूद सोना लगातार नए हाईज बनाते जा रहा है। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों इस बार ऐसा हो रहा है? विकास, ये चीज एक्चुअली पिछले कई सालों से हो रहा है। एक्चुअली आपको देखा तो कम से कम कोविड के बाद जो है पिछले 4-5 साल में, कि हमेशा गोल्ड ऑल टाइम हाई और इक्विटी मार्केट्स, डाउ जोन्स अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट्स देखें या निफ्टी देखें, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे। ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि जहाँ पे दोनों इन्वर्सली इन्वर्सली कोरिलेटेड है। वो बहुत ही पहले के जो आपको जो बुकिश इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो ये इन्वर्सली कोरिलेटेड होना चाहिए। बट आई थिंक ये आपको 18 साल पहले, अगर जो 15-16 साल पहले जो लेमन क्राइसिस हुआ था, उसके बाद यूरोपियन क्राइसिस हुआ था, जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैलीज आए थे, सारे एसेट क्लासेस साथ में चलने लग गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस को जो ड्राइव कर रहा था वो लिक्विडिटी ड्राइव कर रहा था। अभी धीरे धीरे गोल्ड करेंसी जैसा बिहेव करने लग गया, रादर देन एज अ कमोडिटी। बिकॉज अगर कमोडिटीज की तरफ की आप देखेंगे, तो कमोडिटीज और इक्विटीज इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है। जब भी आप कमोडिटीज का प्राइस ऊपर जाता है, उसका मतलब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है कॉर्पोरेशन के लिए, एंड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो जनरली इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब रहता है। और जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, जनरली परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, कि आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपका जो डिमांड है बढ़ जाता है, तो आपको इक्विटी मार्केट्स का जो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से देखे, और इक्विटी मार्केट्स जनरली पॉजिटिव है। दिस इज थेरेटिकल, कमोडिटीज वाला है। बट गोल्ड अभी कमोडिटी नहीं है, बेसिकली करेंसी का जो रूप धारण किया हुआ है अभी। करेंस जो ग्लोबली डॉलर के एक ऑल्टरनेट करेंसी चाहिए, जो जो हर देश डॉलर से थोड़ा अगर अदर विकल्प देख रहे हैं, तो उस विकल्प में एक ही विकल्प बचा हुआ है जो सेफ हेवन है और ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी हो सकता है, वो गोल्ड है। तो ना बिटकॉइन ये जगह ले सकता है, ना डॉलर ये जगह ले रहे हैं, और ना अदर कोई एसेट क्लास ये जगह ले सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और ये गोल्ड इज एक्टिंग एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी। सो इसके वजह से ये जो तेजी आया है, काफी हद तक उसका कारण यही रहा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कमोडिटी नहीं, अब इसे करेंसी की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर अब जो है वो मोर ऑफ करेंसी की तरह हो गया है। सो क्या इस करेंसी के अंदर जिन लोगों ने 50,000 के लेवल पे, 60,000 के लेवल पे इन्वेस्ट किया था और अब अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, उन्हें इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? क्या ये सही टाइम है कि उनको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए और उस पैसे को एंजॉय करना चाहिए, या फिर अभी और होल्ड करना चाहिए? विकास, मेरा निकलने का स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि अगर मेरे पास, मैं जो एसेट क्लास से मैं निकल रहा हूँ उससे बेहतर विकल्प मेरे पास है, तो मैं उससे निकल के मैं ऑल्टरनेट स्विचिंग करूंगा, या इससे जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके मैं दूसरे एसेट क्लास में जाऊंगा। सो अगर वो कॉन्फिडेंस है, आज मेरे पास दूसरे विकल्प है और इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो वो कर लेना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, सिर्फ एक एसेट ने या एक इंस्ट्रूमेंट ने इतना रिटर्न दे दिया है शॉर्ट टर्म में, इसके वजह से मैं एग्जिट करूंगा, मैं उस प्रिंसिपल पे बिलीव नहीं करता हूँ। बिकॉज जो इस रफ्तार से चल चल चुका है और ये फर्दर नहीं चलेगा, ये नहीं। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन है, हम अभी भी बोल रहे हैं कि ये 4,000 $4,500 डॉलर तक भी जा सकता है। जो इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 1,40,000 1,50,000 तक भी जा सकता है। बट उसके लिए शायद मतलब 15 महीना लग सकता है, 18 महीना लग सकता है, या 2 साल लग सकता है। तो मैं समय का मैं एक्सपेक्टेशन में नहीं रख पाऊंगा, बट डायरेक्शन ये है, क्लियर है। तो अगर यहाँ से अगर आपको 5-10 हज़ार रुपये अगर गिरता है यहाँ से, कि भाई 5% 10% यहाँ से गिरता है, तो भी इसमें कुछ संकोच का जगह नहीं है। फंडामेंटली फॉर अ डेकेड, मतलब कम से कम अगले दशक के लिए है ना, कि गोल्ड एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर नया पैसा डाल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर 5-10% का डिप्स आता है तो वहां पे ज्यादा खरीदने चाहिए। बट उसके बदले जो अभी इतना बढ़ चुका है, इसके वजह से मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा या यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा सिल्क गोल्ड को, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। किशोर जी, गोल्ड ने इस बार मार्केट को बहुत बहुत ज़्यादा ही बीट कर दिया है। अगर आप मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो 2024 में करीब 8% का एब्सोल्यूट रिटर्न था, और गोल्ड ने करीब 22% का, 21.5-22% का रिटर्न दिया। सिल्वर ने भी करीब 17.5% का रिटर्न दिया। इस बार तो अभी 4 महीने में ही गोल्ड में 21% का रिटर्न मिल चुका है, सिल्वर में भी करीब 17% का रिटर्न मिल चुका है। मार्केट को लगातार 2 साल से ये दोनों कमोडिटीज बीट कर रही हैं। गोल्ड पर आपने नजरिया बहुत क्लियर बताया कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना है और जिनके पास ऑलरेडी गोल्ड पड़ा है उन्हें क्या करना है, लेकिन सिल्वर पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सिल्वर में क्या ये तेजी और आगे कंटिन्यू करेगी, और सिल्वर में ऐसा बिहेवियर क्यों है? सिल्वर, अगेन, जैसा गोल्ड का जो रूप हो गया एज अ करेंसी, सो सिल्वर भी प्रेशियस मेटल नहीं रहा। अभी मोर 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 लास्ट, स्पेशली पिछले दशक में इसका जो बदलाव है प्रेशियस मेटल से इंडस्ट्रियल मेटल बनते गया है, जैसा सोलर एंड नॉन कन्वेंशनल रेन्यूएबल एनर्जीज का जो तरफ जो दुनिया जा रहे थे उसके वजह से है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में यूज की वजह से, इंडस्ट्रियल यूज की वजह से धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल मेटल बनते गया है। थोड़ा बहुत इसका प्रेशियस मेटल्स का क्वालिटीज अभी भी है, इसकी वजह से ये गोल्ड के पीछे चल रहा है। बट इसके साथ साथ जो इसका अदर क्वालिटीज है, फंडामेंटली सिल्वर बहुत बुलिश है। स्पेशली पिछले 1-1.5 साल से ये प्राइमरी डेफिसिट जो बोलते हैं, मतलब जो इसका प्राइमरी प्रोडक्शन है वो डिमांड से कम हो गया है। तो आप प्राइमरी डेफिसिट में चल रहा है, जितना सिल्वर हमको चाहिए था, जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। उसका मतलब आप इन्वेंट्री से कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका इन्वेंट्रीज कम होते जा रहा है। तो इसके वजह से फंडामेंटली ये पॉजिटिव है। सेकंड, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल मेटल है, ये ग्लोबल इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे इसका थोड़ा बहुत सेंटिमेंट चलेगा। तो अगर नॉन फेरस मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम अगर इसमें वीकनेस है, तो सिल्वर पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। तो इसके वजह से सिल्वर गोल्ड से एक कदम पीछे चल रहा है। बट फंडामेंटली अगर कमोडिटी की तरफ से देखूं तो सिल्वर ज्यादा बुलिश है। बट बिकॉज फिलहाल के लिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल मार्केट्स का वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिक्स का अनसर्टेनिटी और ट्रेड पॉलिसी का अनसर्टेनिटी, की उसके वजह से जो गोल्ड के जो दर्जा मिल रहा है जो सेफ हेवन का, वो दर्जा सिल्वर का नहीं है। सो जब तक ये कारण के वजह से जो चल रहा है तो गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। बट जब भी ये जो कारण खत्म हो जाता है और कमोडिटीज और अपना फंडामेंटल्स बाहर आ जाता है, तभी आपको सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है।
बहुत शुक्रिया किशोर जी आज समय निकालने के लिए। और ये बड़ा बेहतर होता है कि जब भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आपसे बात की जाए और आपसे सुना जाए, क्योंकि आप बहुत क्लियर स्ट्रेटजी आपने समझा दी कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना है, जो लोग पहले से गोल्ड खरीद करके बैठे हैं उन्हें क्या करना है, ये तेजी कहाँ तक जाएगी, सोना 1.5 लाख तक जा सकता है, ये भी बात आपने कही। सो ये ओवरऑल बहुत क्लियर था। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और बड़ा मजा आया होगा उन्हें ये कन्वर्सेशन सुन के, और उनकी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी कि गोल्ड पर उन्हें अब आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया किशोर जी एक बार फिर से।